नमस्कार। नमस्कार। आज हम जुलाई 2025 की कुछ अहम वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। हाँ, जो सार हमें मिला है जुलाई 2025 वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसी के आधार पर। बिल्कुल, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ। शुरुआत करते हैं एक अहम अंतर्राष्ट्रीय मामले से। यमन में केरल की एक नर्स है निमिषा प्रियारानी। हाँ, वो मामला। उन्हें 16 जुलाई को फांसी होनी थी, लेकिन वो सजा आखिरी पलों में टल गई। अच्छा। बताया गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया, काफी कूटनीतिक प्रयास हुए। तो ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में फंसे नागरिकों के लिए कूटनीतिक बातचीत मतलब जीवन रक्षक हो सकती है। सही बात है, मानवीय पहलू बहुत बड़ा है इसमें। अब देखिए कूटनीति का एक बिल्कुल अलग पहलू, नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। उनके महासचिव मार्क रूते, उन्होंने भारत को चेतावनी दी है। किस बारे में? रूस के साथ आर्थिक संबंध रखने पर सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कही उन्होंने। ओह, अच्छा, मतलब जो देश रूस से व्यापार करेंगे उन पर भी पाबंदी। हाँ, कुछ वैसा ही। भारत ने इसे दोहरा मापदंड कहा है और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर दिया है। इसे अगर बड़े परिदृश्य में देखें तो ये भारत के सामने वो चुनौती है, वो संतुलन साधने की कोशिश। किस तरह का संतुलन? मतलब पश्चिमी दबाव और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, उसके बीच रास्ता निकालना, ये तनाव साफ है। हाँ, ये तो है। अच्छा, इसी दौरान IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वो भी कुछ कर रहा था। हाँ, वो अपने वैश्विक आर्थिक अनुमानों का पुनरीक्षण करने वाले थे और गीता गोपीनाथ ने व्यापार विवादों को सुलझाने पर जोर दिया। और उधर ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी हुआ। हाँ, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का समूह, ग्लोबल साउथ के विकास पर चर्चा हुई। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए। हाँ, ये दिलचस्प है। ये वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है। जैसे ब्रिक्स बनाम नाटो एक तरह से। और ब्रिक्स के अंदर भी अपनी गति की है। शी जिनपिंग का ना आना शायद उसी का संकेत हो। चलिए अब जरा देश की तरफ आते हैं। भारत में क्या चल रहा था? 18 जुलाई को प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में करीब 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की, रेलवे, ऊर्जा, तेल गैस से जुड़ी। अच्छा। और स्रोत के मुताबिक उन्होंने 2026 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए TMC सरकार पर निशाना साधा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए, विकसित बंगाल का विजन पेश किया। तो यहाँ वो विकास परियोजनाएं और चुनावी राजनीति का वो कनेक्शन साफ दिखता है। बिल्कुल। और ये जो आलोचनाएं हैं, बेरोजगारी, सुरक्षा, ये विपक्षी दल पर आरोप हैं। हम बस ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। अच्छा, दिल्ली की भी बात है। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजे। हाँ, उसका जिक्र है। बताया गया कि बीजेपी को 48 सीटों के साथ बहुमत मिला और AAP को 22 सीटें। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनी। तो एक तरफ बंगाल में चुनावी माहौल, दूसरी तरफ दिल्ली के नतीजों का असर। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्तर पर 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास, ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा नागरिक सुरक्षा अभ्यास था, 244 जिलों में। अच्छा, क्या हुआ इसमें? इसमें एयर रेड अलर्ट, ब्लैकआउट मतलब बत्तियां बुझाने का अभ्यास, लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास, ये सब शामिल था। काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, कहा गया कि 1971 के बाद ये सबसे बड़ा ऐसा अभ्यास था। तो यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वह है राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन तैयारी पर बढ़ता हुआ जोर। शायद बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए। हाँ, संभवतः संभावित खतरों को लेकर शायद ज्यादा संवेदनशीलता है। अच्छा, अब जल्दी से कुछ आर्थिक और नियमों में जो बदलाव हुए उन पर बात कर लेते हैं। हाँ, जुलाई से कुछ नियम बदले थे। जैसे नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी हो गया। ITR की तारीख वो 15 सितंबर तक बढ़ गई। ओके। और 15 जुलाई से तत्काल रेल टिकट के लिए आधार वाला OTP जरूरी हो गया। बैंकों ने भी कुछ बदलाव किए। हाँ, कई बैंकों ने ATM शुल्क बदले। जैसे ICICI ने अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल पर शुल्क 125 रुपए कर दिया। ठीक है। एक अच्छी बात यह कि UPI चार्जबैक मतलब गलत पेमेंट वापसी की प्रक्रिया वो आसान हुई। ये तो काम की चीज है। लेकिन दूसरी तरफ GST रिटर्न पर नियम सख्त हुए। तो इन सब बदलाव का निचोड़ क्या है? एक तरह से यही कि वित्त और टैक्स प्रणाली में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है। हाँ, और रेगुलेटरी सख्ती भी, नियमों का पालन करवाने पर जोर, सुविधा और सख्ती दोनों। बिल्कुल। और आखिर में पर्यटन के मोर्चे पर एक अच्छी खबर। क्या?
WTTC मतलब विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की रिपोर्ट है। भारत दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, इसमें स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी पहलों का भी जिक्र है। तो ये सेवा क्षेत्र में आर्थिक विकास और विविधीकरण की संभावनाओं को दिखाता है। कुल मिला के आज हमने क्या क्या देखा? कूटनीतिक दांव-पेच देखे, भू राजनीतिक संतुलन साधने की जद्दोजहद, हाँ, और घरेलू राजनीति की गहमा-गहमी, आर्थिक नियमों में बदलाव, और राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की कोशिशें भी। संक्षिप्त में कहें तो जुलाई 2025 की ये झलकियां दिखाती हैं कि भारत कैसे एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच अपना रास्ता बना रहा है। मतलब अंदरूनी विकास, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। हाँ बिल्कुल, वैश्विक घटनाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच एक स्पष्ट खिंचाव नजर आता है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हम्म। देखिए, इन स्रोतों में एक तरफ नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने की बात है, जैसे UPI चार्जबैक का आसान होना। हाँ। तो दूसरी तरफ पैन, आधार लिंकिंग या GST जैसे नियमों में सख्ती भी है। ये विरोधाभास तो है। तो सवाल ये है कि आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस सुविधा और बढ़ती सरकारी निगरानी या रेगुलेशन के संतुलन को कैसे देखता होगा? इस पर सोचा जा सकता है।